हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस। तो आज हम देखेंगे जनरल एग्रीकल्चर एमसीक्यू सेकंड पार्ट। आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, मिक्स्ड फार्मिंग रिफर्ड ओनली टू। इनमें से मिक्स्ड फार्मिंग किसको रिफर्ड करती है? फर्स्ट ऑप्शन है ग्रोइंग अप क्रॉप टुगेदर बाय मिक्सिंग द सीड। अगर हम किसी भी क्रॉप को, एक से अधिक क्रॉप को ग्रो करने के लिए उसके सीड को मिक्स करते हैं, उसको मिक्स्ड फार्मिंग कहते हैं। नेक्स्ट है ग्रोइंग ऑफ कैश क्रॉप एंड फूड ग्रेन टुगेदर। अगर हम कैश क्रॉप और फूड ग्रेन क्रॉप को एक साथ ग्रो करते हैं तब उसको हम मिक्स्ड फार्मिंग कहते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है क्रॉप प्रोडक्शन कंबाइंड विद डेयरी फार्मिंग एट फॉर्म। अगर हम क्रॉप प्रोडक्शन के साथ साथ किसी अदर एलाइड एक्टिविटी जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, जैसे कि डेयरी फार्मिंग, उसको करते हैं या किसी और एलाइड सेक्टर को करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मिक्स्ड फार्मिंग बोलते हैं। एंड लास्ट ऑप्शन ग्रोइंग ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल मिक्स्ड। अगर हम फ्रूट क्रॉप और वेजिटेबल क्रॉप को एक ही फील्ड पे मिक्स करके बोते हैं तो या ग्रो करते हैं तब हम उसको मिक्स्ड फार्मिंग कहते हैं। तो आपको बताना है राइट आंसर कौन सा है, फॉर्म। ठीक है, क्या होता है जब हम क्रॉप प्रोडक्शन के साथ साथ किसी एलाइड सेक्टर को साथ में अपने फॉर्म पे रखते हैं तो उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड क्रॉप फार्मिंग। ठीक है, तो उसको क्या कि मिक्स्ड क्रॉपिंग भी होता है। क्या होता है? मिक्स्ड क्रॉपिंग। ये क्या होता है? जब एक ही फील्ड पे एक साथ हम दो क्रॉप को, सीड को मिक्स करके सोइंग करते हैं तो उसे हम बोलते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग। मतलब एक ही फील्ड पे एक साथ हम एक से अधिक क्रॉप को उगाते हैं, वो भी सीड को मिक्स्ड करके, तो हम बोलते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग। अगर हम अपने फॉर्म पे क्रॉपिंग या क्रॉप प्रोडक्शन के साथ किसी अन्य एलाइड सेक्टर को इन्वॉल्व करते हैं, उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। ठीक है ना? मान लीजिए जैसे हमारा ये फॉर्म है, इस फॉर्म पे हमने क्या किया, 50% में एग्रीकल्चर कर लिया, या आप कह सकते हैं क्रॉप प्रोडक्शन, और इसमें हमने डेयरी फॉर्म कर दिया और इसमें पोल्ट्री फॉर्म कर दिया। तो ये क्या है? ये आपका मिक्स्ड फार्मिंग कहलाएगा। ठीक है, तो जब क्रॉप प्रोडक्शन के साथ साथ किसी हम एलाइड सेक्टर को जोड़ते हैं तो मिक्स्ड फार्मिंग कहलाता है। जब एक ही फील्ड पे एक से ज्यादा क्रॉप को ग्रो करते हैं एक साथ तो हम उसे मिक्स्ड फार्मिंग, सॉरी, मिक्स्ड क्रॉपिंग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्रोनॉमी जर्नल इज पब्लिश्ड फ्रॉम। तो ये किसने पब्लिश किया है? इंडिया ने, चाइना ने, यूएसए या यूके ने? तो इसको पब्लिश किया था किसने? सबसे पहले यूएसए ने। किसने पब्लिश किया? यूएसए ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए डिजीज ए डिजीज ए डिजीज अकर एट ए पार्टिकुलर एरिया रेगुलरली इज नोन एज। कोई डिजीज है वो पार्टिकुलर एरिया में, ठीक है, मान लीजिए कोई डिजीज है वो किसी पार्टिकुलर एरिया में बार बार हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई स्टेट ले लेते हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में मान लीजिए किसी प्रकार का पोटैटो में कोई डिजीज लग जाता है जो कि सिर्फ हिमाचल प्रदेश में ही रहता है ना, पार्टिकुलर एरिया में, लेकिन वो बराबर हर ईयर बाय ईयर वो आता रहता है। तो ऐसे हम डिजीज को क्या बोलते हैं, ये आपको बताना है। एपिडेमिक डिजीज, ऑप्शन बी इंडेमिक डिजीज, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2। क्या है? ऑप्शन नंबर 2 है। कौन सा? 2। इसको बोलते हैं इंडेमिक डिजीज। इंडेमिक डिजीज का क्या होता है? डिजीज अकर फ्रॉम ए पार्टिकुलर एरिया। अगर वो पार्टिकुलर एरिया में आता है और कैसे आता है? रेगुलरली आता है। कैसे? रेगुलरली आता है, तो उसको हम बोलते हैं इंडेमिक डिजीज। अब हम बात करें अगर पेंडेमिक की। पेंडेमिक में क्या होता है कि ये जो है आपका किसी भी एरिया में, लेकिन ये लार्ज एरिया में आता है ना, किसी भी एरिया में आता है लेकिन ये लार्ज एरिया में रहता है किसी भी स्टेट में। तो ये लार्ज पॉपुलेशन को अपनी चपेट में लेता है, या कह सकते हैं ये लार्ज पॉपुलेशन में फैलता है, और ये
पीरियोडिकली आता है ना, पीरियोडिकली आता है, हमेशा नहीं आता है, तो इसको बोलते हैं एपिडेमिक डिजीज। और एक तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं पेंडेमिक डिजीज। क्या बोलते हैं? पेंडेमिक डिजीज। ये क्या होता है? जब ये एक कंट्री से दूसरी कंट्री में या एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट या फिर आप कह सकते हैं पूरे वर्ल्ड में फैलने लगता है, तो इसे बोलते हैं पेंडेमिक डिजीज। ठीक है, पेंडेमिक डिजीज। तो आपका इंडेमिक एक पर्टिकुलर एरिया में रेगुलरली आता है, एपिडेमिक एक ब्रॉड लेवल पे आता है लेकिन ये पीरियोडिकली आता है, और पेंडेमिक ये आपका जब भी आता है तो ये बड़ी लेवल तक, बड़ी लेवल को, पॉपुलेशन को डिस्टर्ब करता है, जैसे कंट्री या फिर कंटिनेंट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्लग ऑफ टी कंसिडर्ड टू बी फुल व्हेन इट कंसिस्ट। मतलब जब हम टी की पत्ती की तुड़ाई करते हैं, उसको तोड़ते हैं, तो वो उस समय मोर देन 2 लीव्स होना चाहिए, लेस देन 2 लीव्स होना चाहिए, मोर देन 3 लीव्स होना चाहिए, या फिर 2 लीव्स होना चाहिए। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? 2 लीव्स। मतलब उसमें 2 लीव्स, 2 पत्तियां होनी चाहिए। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्रॉपिंग रोटेशनल इंटेंसिटी CRI आपको बताना है किसका? आपको CRI बताना है मेज, मेज प्लस ब्लैक ग्राम और व्हीट का। ठीक है, किसका? व्हीट का। आपको क्रॉप रोटेशनल इंटेंसिटी बतानी है। फर्स्ट ऑप्शन 200, सेकेंड 150%, थर्ड 100%, फोर्थ 300%। ठीक है, तो इसको कैसे निकालते हैं? CRI को, CRI बड़ा इक्वल टू नंबर ऑफ क्रॉप्स इन रोटेशन। ठीक है, रोटेशन में कितनी क्रॉप है डिवाइडेड बाई ईयर इंटू 100। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं? जैसे मान लीजिए हमारी कितनी क्रॉप है, मेज प्लस प्लेग्राम, इसका मतलब मेज प्लस प्लेग्राम को हम एक 1 मानेंगे क्योंकि ये दोनों एक साथ लगाई गई, प्लस व्हीट, ये आपकी दूसरी क्रॉप, ये 1 क्रॉप हो गई। तो टोटल हमारी कितनी क्रॉप हो गई? 2 क्रॉप हो गई। कितनी? टोटल हमारी 2 क्रॉप हो गई। और अगर टाइमिंग देखी जाए तो 6 एंड 6 मंथ मतलब 1 ईयर हो गया। तो इसका मतलब 2 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 100, तो जो क्रॉपिंग रोटेशनल इंटेंसिटी आएगी वो तो कितनी आएगी? 200। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? 200 होगा। क्या होगा? 200। ठीक है ना, 200 ऑप्शन नंबर ए। अगर यहीं पे जब बात की जाए क्रॉपिंग क्रॉपिंग इंटेंसिटी की, जब हमको निकालना होगा क्या? CI, है ना। जब किसी चीज का हम CI निकालते हैं, ये तो क्रॉप रोटेशनल इंटेंसिटी हो गई। अगर हमें CI निकालना होता है तो हम क्या करते हैं? उसमें हम देखते हैं कि कितना हमारा नेट टोटल एरिया है, कितना हमने टोटल ग्रो किया है, टोटल एरिया डिवाइडेड बाय नेट सोन एरिया, है ना। टोटल एरिया डिवाइडेड बाय नेट सोन एरिया। मान लीजिए कि हमारी 2 क्रॉप हैं जिनको हमने 1 + 1 हेक्टेयर पे ग्रो किया है, जबकि हमारा लैंड कितना है, नेट सोन एरिया कितना है? 1 हेक्टेयर। मान लीजिए आपने रबी में 1 हेक्टेयर और खरीफ में 1 हेक्टेयर ग्रो कर लिया, तो ये इसका मतलब जो हमारी टोटल ग्रो हुआ वो कितना हो गया? 2 हेक्टेयर। और नेट सोन एरिया कितना है? 1 हेक्टेयर इंटू 100, तो इसका भी कितना आ जाएगा आपका? 200% आ जाएगा। ठीक है, क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी निकालने के लिए टोटल ग्रोइंग एरिया डिवाइडेड बाई नेट सोन एरिया, टोटल सोन एरिया डिवाइडेड बाई नेट सोन एरिया इंटू 100। अगर क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी निकालना है तो नंबर ऑफ क्रॉप्स रोटेशन डिवाइडेड बाई ईयर इंटू 100। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू ICMR हाउ मच पल्स इज रिक्वायर्ड टू बैलेंस डाइट? A 75 ग्राम, B 100 ग्राम, C 150 ग्राम एंड D 85 ग्राम। इसका जो राइट आंसर है वो 85 ग्राम है। कितना है? 85 ग्राम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी कजरी वाज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर। बताना है कि कजरी कब इस्टेब्लिश्ड हुआ। तो फर्स्ट ऑप्शन है 1955 में, सेकेंड 1957, 1959 एंड 1961। तो कजरी क्या है? सेंट्रल रेड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो कि कब इस्टेब्लिश्ड हुआ? 1959। ठीक है। सेंट्रल रेड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, और इसको कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया? जोधपुर, राजस्थान। ठीक है। और ये किस पे वर्क करता था? ये ड्राई लैंड एरियाज के लिए वर्क करता था। वहां पे कैसे हम अच्छी क्रॉप ग्रो कर सकते हैं, कैसे हम अपनी प्रोडक्शन को मेंटेन कर सकते हैं और मॉइस्चर को कंजर्व कर सकते हैं। कुल मिला के ड्राई लैंड एरियाज के लिए वर्क करता था। वहां पे कैसे हम फूड सिक्योरिटी को भी अपने मेंटेन रख सकते हैं, उस पर ये सारी देख रेख के लिए ICR के द्वारा इसको बनाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PPM इज इक्वल टू। PPM क्या होता है? पार्ट पर मिलियन, है ना। PPM इज इक्वल टू, तो PPM को इस तरह से ना लिख के कैसे लिखते हैं? PPM। ठीक है। पार्ट पर मिलियन। पार्ट पर मिलियन इसका मतलब क्या है कि जो हमारा, हमको ये जो पार्ट पर मिलियन के इस PPM इज इक्वल टू मिलीग्राम पर लीटर, मिलीग्राम पर लीटर, मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है। मिलीग्राम पर लीटर, मिलीग्राम पर लीटर। ऑप्शन बी ग्राम पर लीटर, ऑप्शन सी मिक प्लस पर लीटर एंड नन ऑफ दीज। ठीक है। इसको जो हम, इसका जो हमारा यूनिट है वो क्या है? मिलीग्राम पर लीटर। तो आप समझते हैं कि ये कैसे और क्या होता है। पार्ट पर मिलियन का मतलब होता है कि 1 मिलियन बराबर कितना होता है? 10 लाख, मतलब 10⁶। ठीक है। 10⁶। और यहाँ पे जब हम पार्ट पर मिलियन की बात करते हैं तो इसका मतलब 1/10⁶। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 1 मिलीग्राम कोई चीज मिक्स करते हैं पर लीटर में, तो वो हो जाती है PPM। 1 PPM हो जाती है। कितनी हो जाती है? 1 PPM कहलाती है। समझ गए? मतलब अगर हमें जैसे मान लीजिए 5 PPM का कोई घोल बनाना है, 5 PPM का, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमको 5 PPM बनाने के लिए 5 मिलीग्राम, 5 मिलीग्राम पर लीटर हमें जो भी अपनी दवा है उसको मिक्स करना होगा। इसी तरह 10 PPM का वो बनाना है तो 10 मिलीग्राम पर लीटर। इसी तरह 20 PPM का है 20 ग्राम पर लीटर। समझ? मतलब जब भी हम जितना मिलीग्राम मिक्स करेंगे पर लीटर में, उतने ही PPM का हमारा जो घोल है, जो सोल्यूशन है, वो बन के तैयार होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर गेटिंग 10% एडवांटेज फ्रॉम इंटरक्रॉपिंग सिस्टम द लैंड इक्विवेलेंट रेशियो शुड बी। ठीक, अगर 10% एडवांटेज हो रहा है तो लैंड इक्विवेलेंट रेशियो क्या होगा? 1 होगा, 0.90 होगा, 1.10 होगा, या फिर 0.80 होगा। ठीक है। तो लैंड इक्विवेलेंट रेशियो होता क्या है कि मान लीजिए जैसे हमारी कोई फील्ड है, इस फील्ड पे हम जब कोई एक सोल क्रॉप ग्रो करते हैं,
सोल मतलब एक सिंगल क्रॉप ग्रो करते हैं 1 हेक्टेयर में, तो उसका प्रोडक्शन कितना होता है। फिर उसी क्रॉप को एक दूसरी कोई क्रॉप है उसको भी हम सोल क्रॉप में ग्रो करते हैं, है ना, और उसका प्रोडक्शन कितना होता है। फिर इसी फील्ड पे हम दोनों को मिक्स करके एक साथ ग्रो करते हैं, तो फिर दोनों क्रॉप का प्रोडक्शन कितना होता है अलग अलग, है ना। जैसे मेज और, मान लीजिए हमने मेज और ग्राम या मेज और व्हीट और राइस ग्रो किया है ना, तो इस, सॉरी व्हीट राइस नहीं, मेज और हम उसके साथ में मान लीजिए ग्रीन ग्राम को ग्रो किया है, तो होगा क्या कि अगर हम उनको अलग अलग ग्रो करते हैं दोनों को, तो सेपरेटली वो कितना प्रोडक्शन देते हैं, और दोनों को एक साथ ग्रो करते हैं तो वो प्रोडक्शन कितना देते हैं। अगर वो प्रोडक्शन 1 से अधिक है, मतलब टोटल 100 हुआ, अगर वो 100 प्लस में है, तो आप कह सकते हैं कि हमें लैंड इक्विवेलेंट रेशियो जो है, अगर हम मिक्स्ड क्रॉप ग्रो करते हैं तो हमें बेनिफिट हो रहा है। अगर 1 वो इक्वल आ रहा है, मतलब 1 आ रहा है, तो इसका मतलब उसमें भी हमें अभी कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, फॉर गेटिंग 10% एडवांटेज, तो वो हो जाएगा 1.10, कितना हो जाएगा 1.10 हो जाएगा, है ना, 1.10। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर ये 20% एडवांटेज होता तो 1.20 हो जाता, 30% होता तो 1.30 हो जाता। अब मतलब 1 से अगर कम आ रहा है तो फिर हमारा लैंड इक्विवेलेंट रेशियो घट रहा है, अगर ये 1 से प्लस में चल रहा है इसका मतलब हमारा लैंड इक्विवेलेंट रेशियो सही है मिक्स्ड क्रॉपिंग करने को। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोलेशन डिस्टेंस रिक्वायर्ड फॉर हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन इज मेज, ऑप्शन है 200, 400, 600 एंड 800। इसका राइट आंसर है 400। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट केवीके बाज ओपन इन इंडिया, तो फर्स्ट लखनऊ, नागपुर, न्यू दिल्ली या पौंडीचेरी। तो जो फर्स्ट केवीके हमारा था वो कहाँ पे था, पांडुचेरी में, जो कि किस ईयर में बना था 1974 में, किसके द्वारा, आईसीआर के द्वारा। आईसीआर के द्वारा जो फर्स्ट केवी के बनाया गया वो 1974 में पांडुचेरी में बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आर देयर इन इंडिया। इंडिया में सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कितनी है वो आपको बताना है। फर्स्ट है 2, सेकेंड ऑप्शन 5, 3 एंड 4। इसका राइट आंसर क्या है, जो हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो कितनी है, 3। कौन कौन सी, फर्स्ट सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल, कहाँ पे, इम्फाल में, मणिपुर, है ना। नेक्स्ट है आपका रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी झांसी। ठीक है, झांसी यूपी में। एंड थर्ड है आपकी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एग्रीकल्चर, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये आपके कहाँ पे है, समस्तीपुर, समस्तीपुर बिहार। ठीक है, समस्तीपुर बिहार। तो टोटल आपकी 3 सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, एक सीएयू सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल में, दूसरा आपका रानी लक्ष्मीबाई, ये आपकी है झांसी यूपी में, तीसरा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये कहाँ पे है आपकी, समस्तीपुर बिहार में। ठीक है, नेक्स्ट है एनआरसी ऑफ विच क्रॉप वाज इस्टेब्लिश्ड इन फर्स्ट। जो फर्स्ट एनआरसी नेशनल रिसर्च सेंटर बना था वो किसका बना था, ग्राउंडनट, सोयाबीन, मस्टर्ड एंड मैच। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ग्राउंडनट। क्या है, ग्राउंडनट। इसका जो राइट आंसर है वो ग्राउंडनट है। ये कब बना था, तो ग्राउंडनट की सबसे पहले हम जो एनआरसी बनाई गई थी वो ग्राउंडनट की बनी थी, जबकि मेज में सबसे पहले क्या बना था, एक्री, है ना,
ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट। ये कब बना था? 1957 में। ठीक है, तो 1957 में सबसे पहले बनाया गया था इसको। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर ऑफ एग्रो क्लाइमेट जोन डिस्क्राइब्ड बाय आईसीआर। आईसीआर के द्वारा टोटल नंबर ऑफ एग्रो क्लाइमेट जोन कितने बताए गए हैं? तो ये आपके हैं 131। कितना? 131। 131 जो क्लाइमेट जोन है वो आईसीआर के द्वारा बताए गए हैं, जबकि 15 जो है आपके वो प्लानिंग कमीशन के द्वारा बताए गए हैं। 20 जो एग्रो इकोलॉजिकल जोन है वो किसके द्वारा बताए गए हैं? नेशनल ब्यूरो ऑफ लैंड यूज प्लानिंग के द्वारा, जो कि कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, उसके द्वारा 20 एग्रो इकोलॉजिकल जोन क्या बताए गए हैं? एग्रो इकोलॉजिकल जोन। और जो हमारे 9 है वो क्या है? यूपी के यूपी क्लाइमेट जोन। यूपी के क्लाइमेट जोन कितने? 9। ठीक है, तो 15 जो है एग्रो आपके प्लानिंग कमीशन के द्वारा क्लाइमेट जोन बनाए गए। 131 आईसीआर के द्वारा बनाए गए। 20 जो है ये लैंड यूज प्लानिंग जो महाराष्ट्र में अपना है उसके द्वारा 20 एग्रो इकोलॉजिकल जोन बनाएगा, और 9 यूपी के क्लाइमेट जोन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्रोस्टोलॉजी डील्स विद कल्टीवेशन है। एग्रोस्टोलॉजी के अंदर हम किसका अध्ययन करते हैं ये हमको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? ग्रासेस। ठीक है, एग्रोस्टोलॉजी के अंदर हम ग्रासेस जो हमारी घास है उनका अध्ययन करते हैं। ठीक, नेक्स्ट है इंडियन फार्मिंग इन पब्लिश्ड बाय। इंडियन फार्मिंग जो पत्रिका है किसके द्वारा पब्लिश की जाती है? तो ये आपकी पब्लिश की जाती है आईसीआर के द्वारा। किसके द्वारा? आईसीआर के द्वारा। ठीक है, आईएआरआई क्या है? ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है। क्या है? डीम्ड यूनिवर्सिटी है। ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ठीक है, इसमें इसे हम डीम्ड यूनिवर्सिटी बोलते हैं। फिर CSIR काउंसिल फॉर साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, इसको 1942 में बनाया गया। 1942 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया था। लास्ट ऑप्शन है नास, नेशनल एकेडमी फॉर एग्रीकल्चर साइंस। इसको 1990 में बनाया गया, 1990 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज ए प्राइमरी रिसोर्स ऑफ एग्रीकल्चर। आपको बताना है कि इसमें से प्राइमरी रिसोर्स क्या है एग्रीकल्चर का। फर्स्ट फर्टिलाइजर, सीड, पेस्टिसाइड एंड लैंड। तो इसमें जो प्राइमरी रिसोर्स है वो क्या है? आपका लैंड। क्या है? लैंड। क्योंकि जब हमारे पास लैंड होगी, सोयल होगी, तभी हम एग्रीकल्चर कर पाएंगे। तो ये आपका प्राइमरी रिसोर्स होगा। बाकी जितने भी हैं यहाँ पे वो क्या है? सेकेंड। जैसे आपकी ये लैंड है, इस पे हम जब एग्रीकल्चर करेंगे, जब क्रॉप प्रोडक्शन वगैरह करेंगे, तब हमको सीड की जरूरत पड़ेगी, फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ेगी और पेस्टिसाइड की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जब तक हम एग्रीकल्चर नहीं करते हैं, हमारे पास लैंड नहीं है, तब तक हम इन सेकेंडरी जितनी भी एग्रीकल्चर के रिसोर्स हैं उनकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 क्रॉप ग्रोन फॉर अट्रैक्टिंग इंसेक्ट इज कॉल्ड। जब किसी क्रॉप को ग्रो किया जाता है इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए, उसको अपनी तरफ खींचने के लिए, तो उस क्रॉप को क्या बोलते हैं? कैच क्रॉप, ट्रैप क्रॉप, ब्रेक क्रॉप या रिले क्रॉप। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसका सही ऑप्शन है जो वो राइट आंसर क्या है आपका? ट्रैप क्रॉप। ट्रैप मतलब होता है किसी को फंसाना, है ना, ट्रैप करके। ट्रैप क्रॉप क्या होता है कि जैसे हम अपनी जो मेन क्रॉप होती है उसके चारों तरफ एक ट्रैप क्रॉप लगा देते हैं। इससे होता क्या है कि जितने भी इंसेक्ट होते हैं वो ट्रैप क्रॉप पे आ जाते हैं, और हमारी जो मेन क्रॉप होती है वो सेफ बच जाती है इंसेक्ट के जो लॉसेस होता है इंसेक्ट के द्वारा उससे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ट्रैप क्रॉप। ठीक है, जैसे काटन के चारों तरफ हम क्या लगा देते हैं? मेरीगोल्ड लगा देते हैं,
या आप कह सकते हैं कैबेज के चारों तरफ हम मस्टर्ड लगा देते हैं। तो ये सब क्या है, इनको बोलते हैं ट्रैप क्रॉप, मतलब जो इंसेक्ट है उनको फंसाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो दिया है वो कैच क्रॉप। क्या दिया है, कैच क्रॉप। कैच क्रॉप ये क्या होता है, जब हम कोई भी, जैसे हमारा ये फील्ड है, इस पे हमने मान लीजिए राइस लगा रखा, ठीक है। अब हुआ क्या कि किसी वजह से जो राइस था वो डैमेज हो गया, है ना, ड्रॉट की वजह से या इंसेक्ट की वजह से या डिजीज की वजह से। तो मान लीजिए हमने इसको जून में, जुलाई में ट्रांसप्लांटिंग किया और ये सितंबर में क्या हो गया, टोटली डैमेज हो गया या खराब हो गया। तो इसमें जो सितंबर से और आपका दिसंबर तक का जो टाइम है, उसके बीच में एक छोटे ड्यूरेशन या कम समय के लिए कोई एक क्रॉप ले लेते हैं उसी को, जिससे कि जो नेक्स्ट क्रॉप है, जो जैसे मान लीजिए रबी में हमें व्हीट लगाना है, तो व्हीट के सोइंग के पहले जो क्रॉप हार्वेस्ट हो जाए ऐसी कोई क्रॉप ले लेते हैं, जैसे ग्रीन ग्राम, ग्रीन ग्राम या फिर ब्लैक ग्राम। तो ये क्या होते हैं, ये 90 दिन के पहले पहले तैयार हो जाते हैं, तो ऐसे क्रॉप को लगा लेते हैं। तो उसी को बोलते हैं कैच क्रॉप, मतलब जो बीच का टाइम था उसमें हम कुछ ना कुछ उगा लेते हैं, उसी को हम बोल लेते हैं कैच क्रॉप। तो ट्रैप क्रॉप समझ गए, कैच क्रॉप। अब बचा आपका रिले क्रॉपिंग। रिले क्या होता है, ये दौड़ की तरह होता है ना। इसमें होता क्या है कि जैसे हम एक फील्ड है उस पे हमने जो भी क्रॉप ग्रो रखी, उसकी हार्वेस्टिंग के पहले ही हम उसमें दूसरी क्रॉप ग्रो कर देते हैं, है ना। क्या करते हैं, हार्वेस्टिंग, बिफोर हार्वेस्टिंग, बिफोर हार्वेस्टिंग सोइंग ऑफ क्रॉप, सोइंग ऑफ क्रॉप, उसको हम बोलते हैं रिले क्रॉपिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सिस्टम। इसमें आपका है LEIA, HEIA या फिर आपका LEISA या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, लीसा, है ना। इसका राइट आंसर क्या है, लीसा। इसको क्या बोलते हैं, लो एक्सटर्नल, क्या बोलते हैं, लो एक्सटर्नल, लो एक्सटर्नल, लो एक्सटर्नल इनपुट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, है ना, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो ये लीसा होता है। इसमें क्या होता है कि हम कोशिश करते हैं कि हमारा जो इन्वायरमेंट है, जो बायोडाइवर्सिटी है, वो डिस्टर्ब ना होने पाए और एक सस्टेनेबल तरीके से हम एग्रीकल्चर कर पाए। और जितने भी हमें बाहर से इनपुट लेने पड़ते हैं वो हमें कम से कम लेने पड़े, जैसे हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइजर, ये सब ना लेके हम ऑर्गेनिक तरीके से करने की कोशिश करते हैं। जो हमारे फील्ड पे है उन्हीं का हम यूज करते हैं, उसी को हम बोलते हैं लो एक्सटर्नल इनपुट्स फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ठीक है, दूसरा आपका जो इसमें दिया हुआ है वो HEIA। इसका मीन्स है हाई एक्सटर्नल इनपुट एग्रीकल्चर। हाई एक्सटर्नल इनपुट, इसमें क्या है कि जो बाहर की चीजें हम उनको ज्यादा यूज करते हैं, जैसे आपका हो गया न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी, फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर, हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड, एक्सेट्रा। जब इनमें हम ऐसी चीजें यूज करते हैं तो होता क्या है कि हमारा प्रोडक्शन और इनकम तो बढ़ जाती है, लेकिन हमारा जो इकोलॉजिकल बैलेंस है, जो बायोडाइवर्सिटी है, वो डैमेज हो जाती है। हमारी सोयल की फर्टिलिटी भी खराब हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में हम लीसा का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, यूट्रोफिकेशन ऑफ लैब इज मेनली ड्यू टू। यूट्रिफिकेशन होता है, सुपोषण, सुपोषण होता है, वो किसकी वजह से होता है ये पूछा गया है। फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड सोडियम। ये किसकी वजह से होता है आपका, फास्फोरस की वजह से होता है ना। किसकी वजह से होता है,
फास्फोरस की वजह से, फास्फोरस की वजह, जब फास्फोरस की अधिकता हो जाती है, अब हम इसको समझते हैं कि ये होता है। जैसे मान लीजिए ये कोई तालाब है, इसके अंदर जब फास्फोरस या न्यूट्रिशन बढ़ने लगता है, इसके अंदर एक एल्गल पॉपुलेशन है जो इस पे ग्रो कर जाती है ना। एल्गल पॉपुलेशन जब ग्रो कर जाती है तो इसके अंदर क्या हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ठीक है, एल्गल पॉपुलेशन ग्रो हो जाती है, ये पूरा जो आपका इस तालाब का सरफेस है ये एल्गल के द्वारा कंप्लीटली क्लोज कर दिया जाता है, तो इसमें ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, तो इसमें जो रहने वाले जीव जंतु हैं उनको क्या होती है, प्रॉब्लम होने लगती है। तो ये किस वजह से होती है, जब न्यूट्रिशन बढ़ने लगता है उस तालाब के अंदर। कहने का मतलब जो फास्फोरस सबसे ज्यादा उसमें रोल किसका रहता है, फास्फोरस का रहता है। अगर उसमें फास्फोरस की मात्रा बढ़ती है तो एल्गल पॉपुलेशन की बहुत तेजी से वृद्धि होती है, जिसकी वजह से उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और उनके द्वारा जो जीव जंतु उसके अंदर रह रहे होते हैं उनको समस्या होने लगती है, तो उसी को बोलते हैं यूट्रीफिकेशन। ठीक है, ओके, थैंक यू। तो आशा करते हैं आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।